नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 33वें दिन पहुंचा इजराइल हमास संघर्ष। इजरायली सेना गाजा सिटी के केंद्र तक पहुंची। हमास के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हमास के कई आतंकी ढेर। हमास ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट। G7 के विदेश मंत्रियों ने हमास के खिलाफ इजराइल को दिया समर्थन। गाजा में की मानवीय विराम की अपील। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, संघर्ष के बाद गाजा में इजराइल का नियंत्रण स्वीकार नहीं। रफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता का पहुंचना जारी। यूएन ने सहायता को गाजा वासियों की जरूरतों के हिसाब से बताया बहुत कम। विदेशी नागरिकों के साथ घायलों की भी सुरक्षित निकासी जारी। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच G7 के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन के समर्थन की बात दोहराई। यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने के लिए भी हलचल हुई तेज। ज़ेलेंस्की ने EU में शामिल होने का जताया भरोसा। वहीं चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। ऑप्टस के नेटवर्क में आई खराबी के कारण ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ से अधिक लोगों की इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से मचा हाहाकार। बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी हुई बाधित। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल हमास संघर्ष अब करीब करीब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। इजरायली सेना अब गाजा शहर के केंद्र तक पहुंच गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस सब के बीच संघर्ष के बाद गाजा पर इजराइल की ओर से कब्जा करने का अमेरिका ने विरोध किया है। हमास को खत्म करने के इरादे से गजा में आगे बढ़ रही इजरायली सेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गजा सिटी के केंद्र तक पहुंच गई है। इजरायली सेना उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से आगे बढ़ते हुए गजा सिटी के केंद्र तक पहुंची। हवा, समुद्र और जमीन से मिलकर किए हमलों को अंजाम देते हुए इजरायल की सेना आगे बढ़ी और इस लड़ाई के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में से एक में कदम जमा लिए। मिशन को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक इसके लक्ष्य हासिल न हो जाएं। यह लड़ाई जिसमें हमें जबरदस्ती धकेला गया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, ना रुकेंगे। हमास के पराजित होने और बंधकों को वापस लौटाए जाने तक हमें आगे ही बढ़ना है। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी सेना गजा सिटी के अंदर सैन्य अभियान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने हमास को बड़ा नुकसान पहुँचाने का दावा किया। गाजा शहर को घेर लिया गया है, हम उसके अंदर एक्शन में हैं। हम हर घंटे हर दिन हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हमने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे हजारों आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने ताजा हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने एक अस्पताल और स्कूल के पास बने हमास के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में कई आतंकियों को मार गिराया, साथ ही रॉकेट लॉन्चरों और हथियारों का एक भंडार भी बरामद किया। इस बीच गजा का सुरक्षा नियंत्रण संभालने के इजरायली प्रधानमंत्री के बयान पर अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट किया है। अमेरिका का कहना है कि संघर्ष के बाद गजा पर इजरायली सेनाओं का कब्जा ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्रपति इस बात पर कायम है कि संघर्ष के बाद गाजा पर इजरायली बलों का कब्जा ठीक नहीं होगा। हम इसको लेकर विचार विमर्श जारी रखेंगे कि संघर्ष के उपरांत गाजा का प्रशासनिक परिदृश्य क्या रहने वाला है। हमास का सुरंग नेटवर्क उसकी बड़ी ताकत माना जाता है। ये सुरंगें हमास के आतंकियों को हवाई हमलों की स्थिति में बचाती हैं और यहीं उनका गोला बारूद भंडार रहता है।
इजरायली सेना ऐसी सुरंगों का पता लगाकर लगातार ध्वस्त कर रही है। इजराइल का कहना है कि हमास खेल के मैदानों और अस्पतालों के पास आतंकी ठिकाने बनाता है। गजा में खेल के मैदान के पास ऐसी ही एक सुरंग का पर्दाफाश किया गया। हम यहाँ एक मनोरंजन पार्क में हैं। हमें यहाँ एक लॉजिस्टिक टनल मिली। हमने अब इस सुरंग को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया है। हमें जहाँ कहीं ऐसी सुरंगें मिलेंगी हम उन्हें ध्वस्त करते जाएंगे। इस बीच इजराइल पर हमास के मिसाइल हमले भी नहीं रुक रहे हैं। इजराइल के शहरों की तरफ दागे जा रहे रॉकेटों को इजराइल का आयरन डोम मिसाइल रोधी तंत्र हवा में ही नष्ट कर रहा है। हालांकि कुछ मिसाइलों के तल अवीव में गिरने की भी खबर है। इसमें किसी जानी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। पश्चिमी तट में भी इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए इजरायली सेना अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान झड़पें भी हो रही हैं। बलाता शरणार्थी शिविर और अकाबा में ऐसी ही छापेमारी और झड़पों की खबर है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच वैश्विक कूटनीति भी जारी है। G7 के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में हमास की निंदा की और कहा कि इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि इसमें मानवीय युद्ध विराम की बात भी कही गई है। इस सब के बीच पोप फ्रांसिस ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों से शांति की अपील की और कहा कि संघर्ष से केवल मानवता की हार ही होती है। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष 33वें दिन पहुंच गया है। भले ही संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन दुनिया भर में कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में टोक्यो में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में जारी संघर्ष पर चर्चा के बाद एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें 7 अक्टूबर को आतंकी गुट हमास द्वारा इजराइल में हमले की निंदा की गई और कहा कि इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। G7 सदस्य हमास और अन्य द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने और बंधकों को तत्काल रिहाई की मांग करने पर सहमत हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि गाजा में मानवीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित G7 समूह के देशों ने गाजा में मानवीय विराम की अपील की है। बयान में कहा गया कि गाजा में मानवीय संकट और खराब हो रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम गाजा में मौजूद लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, देखभाल, ईंधन, आश्रय और पहुंच सहित निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति देने पर सहमत हुए हैं। विशेष रूप से सहायता पहुंचाने में आसानी के लिए मानवीय ठहराव और मानवीय गलियारों का समर्थन करते हैं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में कहा कि संघर्ष के बाद गाजा से हमास का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने साथ ही इजराइल के दावे को दरकिनार करते हुए कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता है। जब गाजा में संघर्ष के बाद शासन की बात आती है तो कुछ चीजें स्पष्ट और आवश्यक हैं। एक, गाजा को हमास द्वारा नहीं चलाया जा सकता है और यह भी स्पष्ट है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि गाजा से हमास का सफाया होना चाहिए और वहां फलस्तीनी नेतृत्व होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि इजराइल फलस्तीन के बीच विवाद के हल के लिए 2 राज्य समाधान की जरूरत है। गाजा में इजरायली सैन्य अभियान जारी है। अभियान का उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के नेतृत्व से हमास को हटाना है। गाजा में हम फिलिस्तीनी नेतृत्व देखना चाहते हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए शांति के लिए और 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच पोप फ्रांसिस ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों से शांति की अपील की और कहा कि संघर्ष से केवल मानवता की हार ही होती है। आइए हम उन लोगों के लिए सोचें और प्रार्थना करें जो संघर्ष के कारण पीड़ित हैं। आइए हम फिलिस्तीनी लोगों और इजरायली लोगों के बारे में सोचें। हम भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें न्यायपूर्ण शांति प्रदान करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संघर्ष से हमेशा हार होती है। उधर मिस्र की सीमा पर स्थित रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मानवीय मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। मिस्र में कई ट्रक राहत सामग्री को गाजा में भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। 21 अक्टूबर से लेकर अब तक 550 से अधिक ट्रकों के जरिए राहत सामग्री को पहुंचाया गया है, लेकिन ये गाजा वासियों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी कम है। गाजा में एक तरफ जहां राफा क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है, वहीं विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी का काम भी लगातार हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हो बिजनेस
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब हम आपको सीधे तेल अवीव इजराइल लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृतपाल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज इतने दिन बीत चुके हैं इस संघर्ष को, आज क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? देखिए, हालात वहां पर ये हैं कि 33 दिन, जो आपने कहा काफी दिन बीत गए थे, आज 33वां दिन था। इजराइल की फोर्सेस कह रही हैं कि इन्होंने गाजा सिटी को सराउंड कर लिया है और इनके टैंक्स, इनकी इन्फेंट्री वहां पहुंच चुकी बिल्कुल गाजा के गेट्स पर है और इनकी जो कॉम्बैट इंजीनियर्स हैं उन्होंने करीब 130 टनल्स, सुरंगों के शाफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया है और ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ मिलिट्री लीडरशिप को भी मारा है हमास की। हालांकि ये फिगर्स नहीं दे रहे हैं, उनके अपने भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। आज एक और सोल्जर मर गया, 31 सोल्जर इसमें जब से जंग शुरू हुई है इजराइल खो चुका है और काफी और भी इंजर्ड भी हैं। बटालियन कमांडर्स हैं उसमें, कर्नल लेवल के ऑफिसर्स। तो अब बेसिकली अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल हैं क्योंकि अब क्लोज कॉम्बैट की तरफ बात बढ़ती जा रही है। अब इनकी क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजी है ये तो ये शेयर नहीं करते कि क्या ये टनल्स के अंदर घुसेंगे या उसमें कुछ गैसेस छोड़ेंगे या पानी छोड़ेंगे कि हमास टनल से बाहर आके ऊपर ओवरग्राउंड आए। पर ये एरियल स्ट्राइक्स कर रहे हैं और दोनों तरफ, दक्षिण से भी तालाल हवा से और ऊपर इरेज से जो उत्तर में है वहां से प्रेशर बना रहे हैं। उधर इनकी नेवी ने मैरिटाइम, क्योंकि गाजा जो सिटी है वो कोस्टल सिटी है, तो इनकी इजराइल की नेवी वहां इजराइल की जो कोस्टल गाजा की जो कोस्टल स्ट्रिप है वहां से टारगेट्स फायर कर रही है। वहां इनकी एयरफोर्स एरियल बॉम्बिंग कर रही है, सिर्फ नॉर्थ गाजा में नहीं साउथ गाजा में भी कर रही है। खान यूनिस पर जैसे अटैक हुआ तो इनका कहना यह है कि इजराइल का कि इसलिए किया गया कि कुछ हमास के जो गुरिल्लास हैं या आतंकवादी हैं वो वहां जाके छुप गए हैं या उन्होंने सहारा सिविलियंस के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है। वहीं पलायन लगातार जारी है। आज भी करीब 15,000 लोग नॉर्थ गाजा से निकले और साउथ की तरफ गए। आईडीएफ कह रही है कि ये लोग हमास के लोग उनको रोक रहे हैं, उन पे अटैक्स कर रहे हैं कि वो ना जाएं क्योंकि उनको ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्थिति है। वहीं सिविलियन डेथ काउंट 10,700 के आसपास पहुंच चुका है, इंजर्ड 45,000 के आसपास हैं। एरियल स्ट्राइक्स, आर्टिलरी बॉम्बिंग, टैंक फायर लगातार जारी है। वहीं हमास और हिजबुल्लाह दोनों रॉकेट्स दाग रहा है। ज्यादातर जो बॉर्डर के इलाके हैं उन पर उनके रॉकेट्स गिर रहे हैं। ज्यादातर तो ये डेसिमेट कर देते हैं, पर वो बॉर्डर के इलाके खाली कराए जा चुके हैं, तो इसलिए जान का नुकसान नहीं हो रहा है, माल का थोड़ा नुकसान हो रहा है। जी ठीक है अमृतपाल, इसके अलावा क्योंकि इजराइल के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है सीज फायर को लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है? और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आ रही है वो निकल के ये आ रही है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि एक बार जब हमास का हम खात्मा कर लेंगे उसके बाद इस पूरे गाजा स्ट्रिप का या गाजा का जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेंगे, जिसका विरोध भी किया जा रहा है अमेरिका की ओर से और दूसरे मुल्कों की ओर से। इसको लेकर के थोड़ा सा तस्वीर साफ कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं जो आपने पहले पूछा कि इनके जो टारगेट सीज फायर को लेके। सीज फायर पर तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगी। लिटिल टैक्टिकल पॉजेस उन्होंने कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद फोन से बात करने के बाद। वो कह रहे हैं कि जब तक आप बंधक नहीं छोड़ेंगे हम सीज फायर नहीं करेंगे।
वहीं हमास भी अपनी पोजीशन ले रहा है कि आप जब तक सीज फायर नहीं करेंगे और प्रिजनर स्वैप नहीं करेंगे, जो फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद है, तब तक हम बंधक नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों साइड्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले रही हैं। इस हालात में सीज फायर तो कहीं दूर दराज की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। ठीक है। अब आई बात के इन्होंने क्या कहा, नेतन्याहू ने कहा कि the overall security control of Gaza will remain with the Israelis. उन्होंने कंट्रोल नहीं कहा, सिक्योरिटी कंट्रोल। इसका मतलब ये है या मतलब जो निकाला जा रहा है यहाँ पर कि जो फौज अंदर घुस गई है वो बाहर नहीं आएगी। पहले की जैसी मतलब पहले 2005 से पहले ऐसा था। 2005 में जब एरियल शेरॉन ने एग्रीमेंट किया था तो फिर उन्होंने अपनी फौज वापस बुला ली थी। हालांकि एयर स्पेस, मैरिटाइम जो स्पेस है वो इजराइल के पास ही थी। पानी, बिजली सब इजराइल ही देता था, इनको ईंधन वगैरह सब इजराइल ही देता था। तभी तो अभी वो रो रहे हैं कि हमें ईंधन नहीं पहुंचाया जा रहा, और इजराइल कह रहा है देना ही नहीं ईंधन, वो हमास यूज करेगा। तो पर फौज बाहर बुला ली गई थी, जो आर्मी होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड रहेंगे। पॉलिटिकली देखा जाएगा क्या होगा पोस्ट हमास, क्योंकि जब एंटनी ब्लिंकन आए थे, अब भी उन्होंने कहा है कि जी फलस्तीनियों के पास ही रहना चाहिए। तो उन्होंने जब महमूदाबाद से मिले थे रमल्ला में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए एक रोल देखते हैं। अल फतह भी कह रहा है कि नहीं जी नहीं, हमने तैयार इसके लिए, आप 2 स्टेट सोल्यूशन प्री-67 जाएं फिर सोचेंगे। तो अभी स्थिति पोस्ट हमास क्या होगी, वो दोनों हर साइड अपना स्टेट कर रही है होगा क्या, क्योंकि निगोशिएशंस होंगी। अरब मुल्क क्या चाहेंगे, ईरान क्या चाहेगा, हमास क्या कंप्लीटली डेसिमेट होगा। हमास ये कहते हैं डेसिमेट, पर हमास की आधी लीडरशिप तो बाहर बैठी है, बैरूत में रहती है, दोहा में रहती है, तो वो कैसे खत्म करेंगे। तो वो सब तब देखना होगा कि क्या स्थिति उतरेगी, पर फौज वहीं रहेगी, ये नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमृतपाल। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ से अधिक लोगों की इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बाधित होने से हाहाकार मच गया। बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी बाधित हो गईं। कुछ शहरों में ट्रेन नेटवर्क और राइड शेयर सेवाएं भी थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। दरअसल ये सब हुआ संचार कंपनी ऑप्टस के नेटवर्क में आई खराबी के कारण। सेवाओं को बहाल होने में करीब 12 घंटे का समय लगा। ये रिपोर्ट देखिए। आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य आज तकनीक का इतना आदी हो गया है कि तकनीक में जरा सी खामी उसको नासूर लगने लगती है। यही हाल हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, जहां अचानक 1 करोड़ से अधिक लोगों की इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से हाहाकार मच गया। किसी का भी फोन और इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं भी बाधित हो गईं। देश की सबसे बड़ी संचार कंपनियों में से एक ऑप्टस के नेटवर्क में अचानक आई रुकावट के बाद ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ शहरों में ट्रेन नेटवर्क और राइड शेयर सेवाएं भी थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। लग रहा है सब कुछ ठप हो गया है। नेटवर्क में दिक्कत के कारण मैं ऑफिस नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे ऑफिस में एक ऐप है जिसे मुझे डाउनलोड करने और ब्लूटूथ का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण उस ऐप को खोल ही नहीं पा रहा हूँ। उधर ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां क्रैश हो गईं, जिससे व्यावसायिक लोगों के साथ साथ ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह बहुत सुबह से ही शुरू हो गया और फिर हमें कोई भी ग्राहक नहीं मिला। बहुत सारे लोग कैफ़े में आए, लेकिन ई पेमेंट में दिक्कत हुई। हमारे बहुत से ऑर्डर कैंसिल हो गए। आज हमें ऑर्डर लेने में भी परेशानी हो रही है। उधर ऑप्टस कंपनी के मुताबिक फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं बंद होने का ऐसा कोई संकेत नहीं था। सब कुछ अचानक हुआ। ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने इसे ऑप्टस आउटेज कंपनी के नेटवर्क की बड़ी गलती करार दिया है। हम जानते हैं यह एक बड़ी गलती है। नेटवर्क में रुकावट के कारण ऑप्टस ग्राहकों के मोबाइल, फिक्स लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ऑप्टस को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आगे इस तरह की और दिक्कतें ना आएं। करीब 12 घंटे के व्यवधान के बाद ऑप्टस की सेवाएं बहाल हो गईं। ऑप्टस ने कहा कि इसमें साइबर हमले का कोई सबूत नहीं है
और फर्म ने तकनीकी नेटवर्क गलती को जिम्मेदार ठहराया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन का संघर्ष लगातार जारी है। टोक्यो में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन के लिए समर्थन जताया गया। वहीं यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाने के लिए भी हलचल तेज होने लगी है। वहीं इस कूटनीति से दूर रूस और चीन के बीच नजदीकी लगातार बढ़ रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष की आग 623 दिनों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया में होने वाली लगभग सभी अहम बैठकों और बहुराष्ट्रीय फैसलों में इस संघर्ष पर चर्चा होना लाजमी है। इसी कड़ी में जापान के टोक्यो में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा हुई। इस मौके पर सभी नेताओं ने एक मत से रूस के खिलाफ यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और कहा कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच यूक्रेन को मिल रहे समर्थन और मदद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि हम G7 समूह के सभी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल हमास संघर्ष पर क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने सिफारिश की है कि यूक्रेन अगर अंतिम शर्तों को पूरी करता है तो उसे EU की सदस्यता के लिए बातचीत का आमंत्रण दिया जा सकता है। हमने आज सिफारिश की है कि परिषद यूक्रेन के साथ वार्ता शुरू करे। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि यूक्रेन द्वारा चल रहे सुधारों को पूरा करने के बाद परिषद एक वार्ता रूपरेखा अपनाए। यूक्रेन ने 90% से अधिक आवश्यक कदमों पर काम किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की कीव के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने की सिफारिश को ऐतिहासिक कदम बताया है। बहरहाल यूरोपीय संघ के नेता दिसंबर में एक शिखर सम्मेलन में इस पर निर्णय लेंगे कि आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। यूक्रेन हमेशा से यूरोपीय परिवार का हिस्सा रहा है और रहेगा। हमारा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन और पूरे यूरोप के इतिहास में यह एक सही कदम साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ रूस कूटनीतिक सांठगांठ को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और चीन तेजी से अपने सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। सैन्य और सैन्य तकनीकी क्षेत्रों में रूस और चीन का सहयोग अहम है। सैन्य तकनीकी मामलों में उच्च तकनीक का विकास हमारी प्राथमिकता है। नाटो अपने दस्तावेजों के अनुसार अपनी गतिविधियों को भौगोलिक सीमाओं से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा है। संघर्ष की आग में इस समय दुनिया झुलस रही है। जहां एक और इजराइल हमास संघर्ष की आग दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि संघर्षों की ये फेहरिस्त दुनिया को किस ओर ले जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। पिछले 1.25 लाख सालों में 2023 सबसे गर्म साल रहने की संभावना है। सिर्फ इसी अक्टूबर के महीने की बात करें तो पूर्व औद्योगिक औसत की तुलना में अक्टूबर 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक वैश्विक तापमान 2024 तक जारी रहने की संभावना है।
आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में मनुष्य लगातार तेजी से भागम भाग करता नजर आ रहा है। विकास की अवधारणाओं को आधार मानकर मनुष्य लगातार प्राकृतिक संसाधनों का हनन करने के साथ साथ प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की विकट समस्या खड़ी हो गई है। उधर मानव कृत्यों से धरती का पारा कुछ ऐसा चढ़ा कि पिछले 1.25 लाख सालों में 2023 सबसे गर्म साल रहने की संभावना है। औद्योगिकीकरण के युग ने आज की आधुनिक दुनिया का खाका खींचा है। आधुनिकीकरण ने हमें विकास की राह तो दिखाई, लेकिन प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को भी मानव जाति के मत्थे मढ़ दिया। अब आलम यह है कि अक्टूबर का ये महीना पूर्व औद्योगिक औसत की तुलना में 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। लगातार 5 महीनों से वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इस साल को अब तक के सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किए जाने की आशंका जताई है। धरती जितनी गर्म होगी, प्राकृतिक घटनाएं उतनी ही भयंकर होंगी। जंगल की आग, चक्रवात, तीव्र तूफान जैसी घटनाओं के गंभीर परिणाम झेलने होंगे। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं वातावरण में अधिक गर्मी और अतिरिक्त ऊर्जा लाती है। दुनिया में पड़ने वाली भीषण गर्मी और हीट वेव ने ये लगभग तय कर दिया है कि साल 2023 जलवायु परिवर्तन के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल होगा। यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार हवा का वैश्विक औसत तापमान अक्टूबर 2019, जो अब तक का गर्म साल रहा है, उससे 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। जब हम डेटा को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सिस्टम में अतिरिक्त गर्मी विभिन्न स्थानों से आती है। भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र से अतिरिक्त गर्मी भी आ रही है। तो हम जानते हैं कि इस अतिरिक्त गर्मी का अधिकांश भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में आ रहा है और यह भूमि, वायुमंडल और समुद्र के अतिरिक्त गर्मी का एक संयोजन है। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक वैश्विक तापमान 2024 तक जारी रहने की संभावना है। ये साल अब तक का सबसे गर्म साल होगा और ये तय है, क्योंकि 2023 के आखिरी 2 महीनों में इन आंकड़ों में बदलने की उम्मीद बहुत कम है। अभी भी दुनिया के कई बड़े देश पर्यावरण न्याय को नकार रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को सिर्फ कागजी तौर पर उतार रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।